Recording in progress. Some basic concept of chemistry. ठीक है, इससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि एक टर्म आएगा कंसंट्रेशन। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? देखो बेटा, कंसंट्रेशन वर्ड सबसे पहले कहां यूज किया जाता है? कंसंट्रेशन यूज किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर यूज किया जाता है? ये सॉल्यूशन के अंदर वर्ड यूज किया जाता है। और सॉल्यूशन आप जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन मालूम है? सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या चीज होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कम से कम दो कंपोनेंट तो होना ही चाहिए और दो से ज्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उसका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैं ये बात करूं कि आपने दूध लिया और उसके अंदर शक्कर डाली, क्या सॉल्यूशन बन गया? क्या वो सॉल्यूशन होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? शुगर हेट्रोजीनियस है। कैसे हेट्रोजीनियस है? देखो, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? हमने शुगर ली, दूध में डाला और उस दूध को पिया। ऊपर कैसा रहेगा? फीका, और नीचे कैसा रहेगा? मीठा। मतलब सभी जगह इसका कंपोजिशन कैसा है? अलग अलग है। हाँ, पर अगर इस शुगर को अगर हमने चला दिया, स्पून से हमने चला दिया, मिक्स कर दिया, अच्छे से स्टर कर दिया, तो क्या होगा? तो जैसे अगर मैं यहां से रेशियो निकालूंगा तो 20/80 का रेशियो निकलता है। 20 शुगर है और जो मिल्क है वो कितना है? 80 है। मैंने यहां से निकाला तो भी ये 20/80 का निकले। अगर मैं यहां से निकालूं तो भी 20/80 का निकले। मैं बिल्कुल बीच में से निकालूं तो भी 20/80 निकले। मैं बिल्कुल बॉटम से निकालूं तो भी आपका ये 20/80 निकले। तो अब हम क्या कहेंगे? ये कैसा है? होमोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम, सभी जगह ये आपका एकदम एक सा है, ये होमोजीनियस है। तो हम इसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्या है? ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? और अगर कोई चीज होमोजीनियस नहीं है बेटा, क्या नहीं है? होमोजीनियस नहीं है, तो याद रखिएगा वह सॉल्यूशन नहीं है। वह सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमने सॉल्यूशन को ही डिवाइड किया है, अब कब होमोजीनियस होगा कब होमोजीनियस नहीं होगा, जरा इस बात को समझ लीजिएगा। ये डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर। किसके ऊपर? पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके पार्टिकल? सॉल्यूट के पार्टिकल। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल के साइज के क्या होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। तो हम उसे कहते हैं कि वहां पर होमोजेनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए? तो अगर सॉल्यूट का साइज 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो, लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम हो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि वो अपने आप में ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। और यहां होमोजीनियस रहेगा ये, क्योंकि लगभग सॉल्वेंट के पार्टिकल के बराबर आ गया। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज, ये सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज है, सॉल्यूट पार्टिकल साइज, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज आपका 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि ये कोलोइडियल सॉल्यूशन है। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। और कोलाइडल सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होता है, ये स्यूडो सॉल्यूशन है, झूठ मूठ का सॉल्यूशन है। ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन तो ये है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहां सभी जगह एक सा कंपोजिशन नहीं मिलता है। कहीं पर सॉल्यूट ज्यादा होते हैं, कहीं पर सॉल्यूट कम होते हैं। अगर बिगर देन 1000 एंगस्ट्रॉम हो, क्या चीज? क्या चीज पलक? सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज अगर 1000 से बड़ा है,
है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे सस्पेंशन। क्या कहेंगे, सस्पेंशन में, सस्पेंडेड है। ठीक है? तो पहले तो ये समझ में आ गया, सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन एक ही होता है, बाकी ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। और हेट्रोजीनियस है तो हम इसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को तो बाद में समझेंगे, पहले हम इस बात को समझते हैं कि सॉल्यूशन मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा चीजों से। ठीक है, मतलब कंपोनेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, पर इनमें से सॉल्यूट रहेगा और क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, इसमें कोई शक है। ठीक है, जैसे हमने पानी लिया, पानी में हमने शक्कर को डाला, हमने पानी में शक्कर को डाला, तो सॉल्यूट कौन है, शुगर है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन क्या है, शरबत। ये जो शरबत बना है ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो पहले तो इन्हें बहुत अच्छे से अलग अलग समझो, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और जब मैं सॉल्यूशन कहूं तो दोनों का मिक्सचर है। कभी भी मैंने सॉल्यूशन कहा तो पानी नहीं कहना लगना, पानी नहीं कहना है कभी भी, अगर मैंने सॉल्यूशन कहा है। अगर सॉल्वेंट का है तो पानी कहना है, सॉल्यूशन का है तो दोनों का मिक्सचर जो शरबत बना है वो है आपका। ठीक है, मुझे बताओ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बिटिया आप बताओ। हाँ, नहीं, सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूट क्या होगा, व्हाट इज सॉल्यूट। हाँ बेटा, अरे कुछ तो आइडिया होगा। चलो इसे समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो हमारे पास में तीन स्टेट्स होती हैं, वैसे तो पांच होती हैं लेकिन अभी तीन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट्स होती हैं। अब देखो, हमने इधर भी लिख लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठीक है, अब हम सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, तो हमारा एक कोई सॉल्यूट होगा और एक कोई क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो देखना यहां पर कोई भी एक सॉलिड कोई भी एक सॉल्वेंट होगा। अगर मैं एक सॉलिड को लिक्विड में डालूं, किसे डालूं, सॉलिड को मैंने किस में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये भी अपने आप में एक टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मैं सॉलिड को किस में डाल देता हूं, गैस में डाल देता हूं, क्या सॉल्यूशन बनता है, हाँ, अच्छा, अच्छा, लिक्विड को लिक्विड में डाल देता हूं, सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लिक्विड को हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, लिक्विड के अंदर गैस को डाल दिया मैंने, सॉल्यूशन बनेगा, बनेगा कि नहीं, लिक्विड प्लस गैस का भी सॉल्यूशन बनता है, और गैस गैस का सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है बेटा, ये भी होमोजीनियस हो सकता है, गैस प्लस गैस का। ठीक है, तो ये चार टाइप के सॉल्यूशंस हमें देखने को मिले हैं। सॉलिड में सॉलिड डालोगे, होमोजीनियस उसे नहीं फैला पाओगे आप, होमोजीनियस नहीं फैला पाओगे। ठीक है, गैस के अंदर सॉलिड को डालोगे तो आप इसे भी होमोजीनियस नहीं फैला पाओगे, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर आपका ये कम होगा। ठीक है, तो ये चार टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब मुझे ये बताओ सॉल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे, एक जनरली बताओ बेटा, सॉल्यूशन तो बचपन से देख रहे होगे। हाँ, सॉल्यूशन बोल दिया तो ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन होगा या कोलोइडियल होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, सुन लीजिए मेरी बात शर्मा जी, ये इस बात पर डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज कितने हैं। जो चीज ट्रू सॉल्यूशन बना रही है उसी का आप कोलोइडियल सॉल्यूशन भी बना सकते हो, उसका सस्पेंशन भी बना सकते हो, पार्टिकल के साइज पर होता है। यानी आप लोहा भी लेते हो तो लोहे का भी आप ट्रू सॉल्यूशन बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, आप पार्टिकल का साइज उतना कर दीजिए, वो होमोजीनियसली आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप कोलोइडियल भी बना सकते हो, थोड़ा सा पार्टिकल बढ़ा दो, सस्पेंशन बना सकते हो और बड़ा पार्टिकल कर दो, तो पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और बाकायदा आयरन मायरन के जो इंजेक्शन आते हैं उनमें क्या होता है, ये इनके कोलोइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। आप और पीस दो और किस तरीके से कर दो, तो ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर होता है कोलोइडियल सॉल्यूशंस, यानी सरफेस केमिस्ट्री जो अब हटा दिया गया 12th से, उसमें इसकी पूरी जानकारी होती है। ठीक है, आपको मालूम है कि ऑयल और वाटर क्या इनका सॉल्यूशन बन सकता है, दोनों इमिसिबल है, नहीं बन सकता है ना बेटा, बनता है इनका सॉल्यूशन,
इनका सॉल्यूशन बनता है। देखो कैसे बना सकते हो, मैं आपको ये बता दूं। आप पानी लेना घर में, उसके अंदर ऑयल डालना, और पहले चम्मच से उसे स्टर कर देना अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टर कर देना। और जब स्टर हो जाएगा तो पूरे में वो ऑयल टूट कर फैल जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर रखा रहने दोगे तो वापस ये जम जाएगा, वापस दोनों लेयर्स सेपरेट हो जाएंगे, है ना। जब आपने अच्छे से स्टर किया, उसके बाद में आप इसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाल देना, तो ये फिर से वापस लेयर नहीं बनाएंगे और ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसके अंदर बटा रहेगा इसके अंदर। तो ये जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है, ये स्टेबलाइजर होता है। इसका क्या होता है? स्टेबलाइजर होता है। अब इसका मैं एग्जांपल बताऊं। मिल्क, दूध क्या है? पानी और ऑयल का सॉल्यूशन है। इसे हम इमल्शन कहते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड जब एक दूसरे के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये इसका कोलोइडियल सॉल्यूशन है। क्या है? वरना सोचो, दूध में मलाई आ रही है, उस मलाई से हम घी निकाल लें, मक्खन निकाल लें, तो वो कहां से आ रही है भाई? जादू से थोड़ी आ जा रही है। ऑयल उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वो आपको दिख भी नहीं रहा, तो वो उसका कोलोइडियल सॉल्यूशन है। क्या है? कोलोइडियल सॉल्यूशन है, जिसे हम इमल्शन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? यार कुछ तो आइडिया दो। सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल होगा। क्या लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन नहीं बनता है? हाँ, फिर बताइए, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? हाँ पलक। हम्म। भैया कुछ जवाब, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? कुछ तो सोचो यार, गलती तो निकलेगा। हाँ बोलो बेटा। जिसे मिक्स कर देते हैं सॉल्वेंट के साथ में। अरे मैं ये कह रहा हूं, हमने पानी लिया, हमने नमक लिया, दोनों को मिलाया, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? पानी और नमक को लिया यार, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? नमक सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। तो आप सॉल्यूट किसे कहोगे? मेरी सिंपल सी बात ही है, सॉल्यूट आप किसे कहोगे? जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, उससे आप क्या कहते हो? सॉल्यूट कहते हो। अच्छा, ये आपसे कहकर डिसॉल्व होगा कि हम डिसॉल्व हो रहे हैं? हमने दो लिक्विड्स को लिया, हमने वाटर और अल्कोहल को लिया। देखो ये बात एकदम सही होती है, किसके अंदर सही होती है? ये बात सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन के अंदर एकदम सही होती है। पर दो लिक्विड को मिलाएंगे तो, अब मैंने वाटर और अल्कोहल ले लिया, दोनों को मिलाया, कौन किसमें मिक्स हो रहा है बेटा? दोनों ही एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, है ना। दोनों ही एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो अब क्या कहोगे? तो एक और चीज निकल के आती है जो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं, वो ये कहते हैं जो अमाउंट में ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट, और जो अमाउंट में कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अच्छा, मैंने दोनों को बराबर अमाउंट में मिला दिया तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई। तो ऐसा नहीं होता भाई। एक दूध हम पीते हैं, उसमें पानी कम होता है, दूध ज्यादा होता है, मतलब दूध क्या हो गया? सॉल्वेंट, और पानी क्या हो गया? सॉल्यूट। एक शंकर जी को चढ़ाया, जिसमें दूध कम होता है पानी ज्यादा होता है, तो क्या वो वहां बदल गया? अच्छा, दोनों को बराबर तैयार करेंगे तब क्या हो जाएगा? तो ये नहीं होता है। तो देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है जरा समझिएगा। देखो एक एग्जाम्पल तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अगर हम पानी लें, अगर हमने ये वाटर लिया और इस वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को डाला, तो हम ये जानते हैं सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। ये बात तो कंफर्म है। कैसे है बस ये नहीं मालूम है। और वाटर जो है वो क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। कैसे है ये नहीं मालूम है। अच्छा एक चीज सोचिए जरा, मैंने इसे गर्म किया, गर्म करने पर पहले कौन उड़ेगा, सॉल्ट या वाटर? वाटर ही उड़ेगा, सॉल्ट तो नहीं उड़ेगा ना। गांधी जी ने क्या किया था? समुद्र के पानी को दांडी यात्रा में निकाला था, खेत में रखा, हीट लगी, पानी उड़ गया, नमक रह गया। आज भी हम ऐसे ही कलेक्ट करते हैं, आज भी हम ऐसे ही कलेक्ट करते हैं। तो पानी उड़ जाता है, ठीक है। पानी क्यों उड़ा, सॉल्ट क्यों नहीं उड़ा? बनी बात है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? कम था। कैसा था? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले उड़ जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो बाद में उड़ता है कि नहीं? नहीं आई समझ में? तो याद रखिएगा, सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है वो सॉल्वेंट है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई रहेगा, किसका, सॉल्यूट का। एक और चीज से हम डिसाइड कर सकते हैं, किससे, मैं अच्छा दो वेसल में, एक में सॉल्यूट रखूं और एक में सॉल्वेंट रखूं, और मैं इसे क्लोज कर दूं और दोनों को सेम टेम्परेचर पर गर्म करूं, सेम टेम्परेचर पर। मैंने यहां रखा सॉल्यूट और यहां रखा मैंने सॉल्वेंट, और दोनों को सेम टेम्परेचर पर मैंने गर्म किया, तो बताओ किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, सॉल्वेंट के वेपर्स ज्यादा बनेंगे बेटा, नहीं आई समझ, और सॉल्यूट के वेपर्स बहुत कम बनेंगे, सेम टेम्परेचर पर गर्म किया। तो याद रखिएगा, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो इसका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कैसा रहता है, लो रहता है। ठीक है, अब लिक्विड में अगर हम ये कहेंगे देख कर बताओ भाई कैसा क्या होगा, तो बड़ी बात है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो क्या रहेगा, सॉल्यूट। जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी उसके मॉलिक्यूल्स पास पास है ना, पास पास है, तो कस के पकड़े हुए हैं, कस के पकड़े हुए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। तो जिसकी डेंसिटी क्या रहती है, हाई रहती है, डेंसिटी कैसी रहती है, वो सॉल्यूट होता है। और जिसकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना सीखो। ठीक है, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। अब जैसे मैं ये बात करूं कि मुझे ये बताइए कि वाटर और अल्कोहल लिया, इसमें कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, तेरा पड़ा हुआ है, हाँ, किसका होगा बताओ ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बेटा दो बॉटल लेकर मैं बैठता हूँ, पानी की बॉटल लेता हूँ और एक मैं अल्कोहल की बॉटल लेता हूँ, मैं खोलूंगा तो मालूम चल जाएगा ना अल्कोहल की कब खुली है, स्मेल आ जाती है कि नहीं आ जाती है, आपको भी वाटर में तो स्मेल होती नहीं है सर। तो दोनों को एक काम करना, सेम अमाउंट को एक छोटे छोटे वेसल्स में रखना, कटोरी में रखना, रखा रहने देना। पहले कौन उड़ेगा, अल्कोहल पहले उड़ जाएगा कि नहीं, अल्कोहल पहले उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है ना। अरे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। तो अल्कोहल क्या हो गया बिटिया, अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट। आ गया समझ में? और अभी एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में जब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ोगे तो ये चीज इतने आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आप सिंपली, मैं आपसे बोल दूंगा भाई ये वाला मॉलिक्यूल, जैसे अभी मैं बोल दूं बेंजीन और मैंने बोल दिया टाउलिन, मैंने इन दोनों को मिलाया, अभी तो आप टाउलिन जानते भी नहीं हो क्या है, मैंने कहा इन दोनों को मिलाया, बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। कोई जरूरी नहीं है हर बार वाटर मिलाए हम, समझ में आ रही है बात, मैंने कहा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, बता पाओगे क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, तीसरा चैप्टर, आप तुरंत बताने लगोगे जब इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस पढ़ोगे, तब आपको इसका यूज समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये याद रखना कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसंट्रेशन टर्म कहां लगता है, सॉल्यूशन के अंदर लगता है। और कंसंट्रेशन का हमेशा एक ही मतलब होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन होता है बेटा वो रेशियो होता है, क्या होता है, इट इज अ रेशियो। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक अपने आप में रेशियो है। कैसा रेशियो है, यही चीज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का। अच्छा यहां पर जरूरी नहीं है सॉल्यूशन हो, यहां पर क्या आ जाता है, सॉल्वेंट भी आ जाता है, पर सॉल्वेंट एक ही केस में आता है, इसलिए मैंने सॉल्वेंट को यहां नहीं लिखा। देखो इन दोनों का ये क्या है, रेशियो है।
कंसंट्रेशन मतलब ये रेशियो है किसका, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, ठीक है, क्या है, एक रेशियो है। अब जैसे मैं ये कहूं मैंने 2 शरबत बनाए बेटा, आप दोनों के लिए मैंने 2 अलग अलग शरबत बनाए, एक में मैंने 100 ग्राम शक्कर डाली और दूसरे में 200 ग्राम शक्कर डाली है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 100 ग्राम वाले का कि 200 ग्राम वाले का, हाँ 200 वाले का ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोलते हैं भाई, जैसे मिठास, अरे ज्यादा मीठी चाय कर दिया मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, किसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, शुगर का बढ़ा दिया, है ना। मिठास खटास ये जितनी चीजें रहती हैं ये सब कंसंट्रेशन होती हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा कि 100 ग्राम शक्कर डालिए और 200 ग्राम शक्कर डालिए, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, 200 ग्राम वाले का। क्या मैंने पानी बताया आपको, सॉल्वेंट कितना है क्या मैंने ये बताया, नहीं बताया। अब मैं ये बोल दूं 100 ग्राम शक्कर डालिए 1 लीटर पानी में और 200 ग्राम शक्कर डालिए 2 लीटर पानी में, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, दोनों इक्वल है बेटा। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर डालिए, 2 लीटर पानी में 200 ग्राम डालिए, तो 1 लीटर में कितनी पड़ी है, तो आपको कैसे मालूम चला, आपने इसका भी 1 लीटर पानी से कंपेयर किया और इसके भी 1 लीटर पानी से कंपेयर किया ना, 200 ग्राम वाले के भी 1 लीटर पानी से कंपेयर किया ना आपने, 2 लीटर में 200 ग्राम डाली थी तो 1 लीटर में कितनी पड़ी है, तो ये इसके बराबर हो गया ना। तो देखो हमें कंसंट्रेशन को अगर तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों के सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन के अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स, क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। और ये अपने आप में एक रेशियो है और रेशियो बहुत जरूरी है। रेशियो का मतलब क्या है जरा समझ लेना। मैंने आपसे ये कहा कि भाई हमें चाय पीनी है, चाय बनाना सिखा दो भाई, हमने कहा दीदी मुझे चाय बनाना सिखा दो, आपने कहा ठीक है सर हम सिखा दे रहे हैं। हमने कहा मैं 1 कप चाय बनानी है, बताइए कितना हम दूध लेंगे कितनी शक्कर लेंगे, तो आपने रेशियो मुझे बताया, क्या रेशियो बताया, आपने कहा सर 2 कप दूध में 1 चम्मच शक्कर डाल दो, ये एक रेशियो बन गया, 2 कप दूध में 1 चम्मच शक्कर डाल दो, ये एक रेशियो बन गया। हमने कहा ठीक है हमने चाय बनाना सीख ली, पत्ती वगैरह भी डाली वो भी आपने बता दिया, हम 2 का लेकर चल रहे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे घर में 10 मेहमान आए, मेरे घर में कोई था नहीं, मुझे चाय बनानी पड़ी, तो मैं हर एक के लिए क्या इसी रेशियो में चाय बनाऊंगा, मालूम पड़ा पहले वाले की बनाई और 10वें वाले तक पहुंचे, पहले वाले की ठंडी हो गई, फिर वो गर्म करते रहो, दूसरी बनाते रहो, बात समझ आ रही है। तो मैं तो 10 के लिए इकट्ठा बनाऊंगा ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे 10 कप चाय बनानी है तो मतलब 20 कप मुझे दूध चाहिए और 10 चम्मच शक्कर चाहिए, तो ये एक रेशियो है ना। आपने तो एक रेशियो बताया था, जैसे हम आलू लेने पहुंचते हैं, अब कहा भैया आलू क्या भाव दिए, उसने कहा भाई 20 रुपए किलो दिए, जरूरी थोड़ी है कि हमें 1 किलो ही लेना है, हमें 2.5 किलो लेना है, हम कहेंगे भैया ये बताओ 2.5 किलो कितने के दिए, कहेगा भैया इतने पढ़े लिखे नहीं हो क्या, 1 किलो का रेट बता दिया 20 रुपए, 2.5 का मल्टीप्लाई कर लो उससे, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, ये रेट भी क्या है, कि रेशियो है, कि 1 किलो इतने का है, बाकी आप अपने आप से अंदाजा लगा लो। तो ऐसे ये कंसंट्रेशन भी क्या होता है, एक रेशियो होता है बेटा। अगर मैंने बोल दिया किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना है तो एक रेशियो दे दिया कि 1 लीटर में इतना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अब बाकी आप पता लगा सकते हो कितने लीटर के अंदर कितना होगा, सिंपल सी बात समझ लो भाई, 1 कप चाय के अंदर अगर मैंने बनाई तो 2 कप दूध और 1 चम्मच शक्कर, अब मुझे 5 कप बनानी है तो आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, वही आप कंसंट्रेशन में कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कितने टाइप का होता है, अब हम देखने जा रहे हैं कंसंट्रेशन कितने टाइप का होता है। कंसंट्रेशन होता है, देखो बेटा, पहला होता है परसेंटेज, दूसरा होता है पीपीएम जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, चौथा होता है मोलैरिटी, पांचवा होता है मोलैलिटी, छठवां होता है नॉर्मेलिटी, सातवां होता है फॉर्मेलिटी, जो कि हमारे इसमें नहीं है तो फॉर्मेलिटी हम नहीं करें, ठीक है। Recording in progress. तो ये इतने टाइप के कंसंट्रेशन होते हैं
और इन सभी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यही मतलब होता है जो ऊपर लिखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखना बेटा बहुत अच्छे से, एक बात को समझना, इन सभी का मतलब अगर यही है तो ये फिर इतने सारे हमने नाम क्यों दे रखे हैं? तो ऐसा है कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट को हम अलग अलग चीज में मेजर करते हैं, उसके लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, आपको मालूम है। जैसे हमारा वजन है, तो वजन को हम लोग लीटर में तौलते हैं, हमारा 50 लीटर वजन है, ऐसा तौलते हैं क्या? किस में तौलते हैं? किलो में तौलते हैं। बात समझ में आई है? ठीक है, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, है ना, किसी लिक्विड को हम लोग लीटर में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग यूनिट्स होती है। तो यहां पर जब ये अमाउंट को हम अलग अलग यूनिट्स में रखेंगे और इस अमाउंट को अलग अलग यूनिट में रखेंगे, अलग अलग यूनिट्स में रखते हैं, तो यहाँ अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन निकल कर आते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है? नहीं आई है? अमाउंट को अलग अलग चीजों में रखेंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग, पर इन सबका मतलब एक ही होगा। क्या मतलब होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सिर्फ एक में होगा, वो होती है मोलैलिटी। यहां पर अकेला ये सॉल्वेंट होता है, बाकी सभी में सॉल्यूशन होता है। इसलिए आप सॉल्यूशन याद रखो, सॉल्वेंट तो बोलना ही नहीं। सॉल्वेंट मोलैलिटी है बोलेंगे, और जब बोलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, इन तीन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, दे आर यूनिटलेस। ये यूनिटलेस है तीन, परसेंटेज, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन। क्यों होते हैं अभी आगे मैं बता रहा हूं आपको, इन तीनों की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले हम उठाने जा रहे हैं परसेंटेज को। परसेंटेज भी तीन टाइप का होता है बेटा। एक होता है परसेंटेज बाय वेट या मास, बाय वेट या मास, और इसे हम किससे दिखाते हैं? W/W से। दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसे हम करते हैं W/V। और तीसरा जो होता है वो होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले वाले को उठाते हैं, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट या बाय मास, बाय मास। ठीक है, और इसे हम क्या लिखेंगे? W/W। ठीक, बेटा लिखना बाद में, पहले समझ लो। देखो बेटा, ये भी तो एक रेशियो ही है ना। ठीक है, अब बताओ इसमें सॉल्यूट को हम काहे में लेंगे? सॉल्यूट कौन सा वाला होगा? बनी बात है, ऊपर वाला किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। हमने देखा तो है, ऊपर कौन रहता है? सॉल्यूट रहता है। यहां ऊपर कौन रहता है? सॉल्यूट, और नीचे कौन रहता है? सॉल्यूशन रहता है। तो सॉल्यूट का अमाउंट हम काय में लेंगे? यहाँ वेट लिखा है ना, वेट को किस में, लीटर में तौलते क्या? फिर किस में तौलते? किलो में तौलते हैं, या किस में तौलते हैं? ग्राम में। तो हम इसे लेंगे ग्राम में, यानी वेट लेंगे सॉल्यूट का। और सॉल्यूशन का भी हम क्या लेंगे? वेट ही लेंगे बेटा, ग्राम। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर हम यहां पर Recording in progress. तो अगर मान लो जैसे ये है आपका, अब देखो यहां सॉल्यूट को किस में लोगे? सॉल्यूट का क्या लोगे? वेट या वॉल्यूम? वेट लोगे, यानी इसे ग्राम में लोगे। और नीचे क्या है? किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट नहीं दीदी, सॉल्वेंट मैंने एक में बोला, मोलैलिटी में। तो यहां सॉल्यूशन का ये क्या है? वॉल्यूम। और इसे किस में लेंगे? ml में। यहां यहां ये सॉल्यूट का क्या लोगे? वॉल्यूम लोगे, किसमें? और यहां किसे? सॉल्यूशन को। समझ में आ गई बात? तो पहले तो इस बात से समझ जाना, क्या समझाना है वो भी मैं क्लियर करता हूं। देखो बेटा, परसेंटेज बाय वेट, मास और W/W, इसका सिंपल मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम प्रेजेंट इन। अब ये परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ये कहा कि आप मेरे 25% के पार्टनर हो, तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका?
25%, मैं परसेंट ही पूछ रहा हूं और आप भी परसेंट ही बोल रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो 25 रुपए आपको मिलेंगे, अगर मैंने 100 रुपए कमाए। परसेंट का मतलब होता है हमेशा हम कंपैरिजन किसी भी चीज का किससे करते हैं, 100 से करते हैं। 10th में कितना परसेंटेज आया था, चलो 74। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर टोटल आपके मार्क्स 100 है तो आपका परसेंटेज कितना बना, आपको कितना मिला, 74 मार्क्स मिले। इसका यही मतलब हुआ। लेकिन क्या टोटल मार्क्स आपके 100 थे, मार्कशीट में कितने थे, मार्कशीट में टोटल मार्क्स कितने थे सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर, सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर 500 थे, 600 थे, कितने थे, 700 थे ना। तो 700 में से आपके कितने आए, सपोज करो 450 आए, 700 में से 450 आए, तो ये 74% कहां से आ गया, या 60% कहां से आ गया। तो वो 700 को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, 100 से। तो हमारे जो 450 मार्क्स आ रहे हैं वो कंपेयर होगा किससे, वही 60% से या 70% से। तो परसेंटेज कहीं भी लगता है तो परसेंटेज का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन किससे करते हैं, 100 से कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपैरिजन करते हैं, 100 से कंपैरिजन करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। जब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन 100 से करते हैं तो हम उसे बोलते हैं परसेंटेज। समझ में आ गई बात। तो वो चीज यहां करनी है। तो हमने जब परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज मतलब क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसे बहुत अच्छे से समझ लो। परसेंटेज कहीं भी लग जाएगा तो सॉल्यूशन हमेशा कितना लोगे, 100। परसेंटेज कहीं भी लग जाएगा तो सॉल्यूशन कितना लोगे, 100। और नीचे अगर डब्ल्यू लिखा है तो 100 ग्राम हो जाएगा, नीचे वी लिखा है तो 100 ml हो जाएगा, नीचे वी लिखा है तो 100 ml हो जाएगा। और जितना परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज सॉल्यूट का हो जाएगा, उसमें ग्राम लगा दोगे या ml लगा दोगे, वो ऊपर वाले पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया, मैंने ये बोला 25% वेट बाय वेट ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा आपको इसे ओपन करना आना चाहिए। अगर आपको इसे ओपन करना आ गया तो इतना समझ लेना आपकी 80 से 90% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपने अगर इसे ओपन करना सीख लिया, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल इस पर अटक जाते हैं। ठीक है, आपको ओपन करना सीखना है। तो बताइए इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, बोलिए। फिर वही परसेंट, परसेंट को तो ओपन करना है ना आपको। हाँ, 100 ग्राम। हम्म, 25 क्या, 25 क्या है, ml है, ग्राम है, क्या है, पूरा बोलेंगे ना। हाँ, देखो एक्वस सॉल्यूशन मतलब हमने पानी में बनाया इसे। किस में बनाया, पानी में बनाया। तो हम क्या लिखेंगे, 25 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ वाटर, नहीं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आपको यहां बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश रखना है किस चीज के बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, किसके अंदर है, तो इसे ओपन करना सीखो। डायरेक्टली 75 ग्राम नहीं बोलोगे वाटर, नहीं बोलोगे ना। अभी आप स्टेटमेंट ओपन करना सीख रहे हो, स्टेटमेंट एज इट इज ओपन करो। समझ में आ गई बात। 25 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, आपने ये लिखा। ठीक है, अब मैंने ये कहा इस सॉल्यूशन को बनाओ, इतना परसेंटेज के सॉल्यूशन को बनाओ। तो क्या आप बना सकते हो लैब में। मैंने आपको NaCl दे दिया, मैंने आपको तराजू दे दिया, वेइंग स्केल दे दिया, मैंने आपको पानी दे दिया, कैसे बनाओगे, जल्दी बोलो पलक, कैसे बनाओगे। 25 एक पेपर पे लिख लोगी, उसे उठाओगी, 100 एक पेपर पे लिख लोगी, उसे उठाओगी और मिला दोगी वेसल में। अरे कैसे बनाओगी ये बताओ ना। नमक रखा हुआ है, मेजरिंग स्केल रखा हुआ है, वेइंग स्केल, वेसल रखा हुआ है,
पानी रखा हुआ है, कैसे बनाओगे? फॉर्मूला लिख दो कि बन जाएगा। अरे प्रैक्टिकली किसे कितना तौल के कितना डालोगी बेटा, ये तो बताओ ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन पहले से आ गया आपके पास बना हुआ? आप सॉल्यूशन के अंदर NaCl डालोगे क्या? चलो आपने कह दिया 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 25 ग्राम NaCl उसमें डाल दिया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 125 हो गया ना। हमें सॉल्यूशन कितना चाहिए? तो क्या ये सही बन रहा है आपका? तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो हमें क्या करना है, हम ये जानते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो अगर हमारा सॉल्यूशन सही बनना है तो हमारी ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट कितना है? क्या हम सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे बेटा? कितना निकलेगा? कितना हो गया? 75 ग्राम हो गया कि नहीं? तो हमने सॉल्वेंट कितना लिया? तो हमने 75 ग्राम वाटर लिया, 75 ग्राम क्या लिया हमने? वाटर लिया। और इसके अंदर नमक कितना डाला? 25 ग्राम डाला कि नहीं डाला? अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो गया? सॉल्यूशन कितना बन गया? 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया? 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया? और जब 100 ग्राम यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया तो देखो पहली शर्त पूरी है, और सॉल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट है? 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, दूसरी शर्त पूरी है, ये आपका 25% सॉल्यूशन बन गया। तो एक तो आपको इसे ओपन करना आना चाहिए, इस स्टेटमेंट को ओपन करना आना चाहिए, ये एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगा। और दूसरा आपको बनाना भी आना चाहिए, कैसे बनेगा? तो आपने जब थ्योरेटिकली बना लिया ऐसे तो अब आपको समझ में आएगा हाँ सॉल्वेंट कितना यूज हो रहा है, सॉल्यूट कितना यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? एक क्वेश्चन दूं इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 35 ग्राम कॉपर सल्फेट is dissolved in 100 ग्राम of water. Find out concentration of this solution. इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए। चलिए करके दिखाइए। Recording in progress. देखो बच्चों सिंपल सी बात समझिए, यहां सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये क्या है? ये सॉल्यूट है। क्या है बेटा? सॉल्यूट है। बोला करो पहले तो, है ना, तेज आवाज में बोला करो, ये क्या है? सॉल्यूट है। अच्छा ये क्या दिया? हाँ ये क्या लिखा है? वाटर। वाटर क्या है बेटा? सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है? सॉल्वेंट है। अच्छा सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा देखो सॉल्यूट का अमाउंट दे रखा है पर सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं दिया, तो हम इन दोनों को ऐड कर लें। 35 प्लस 100 कितना हो गया? 135 ग्राम कौन है? सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा परसेंटेज के लिए क्या करते हो, सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? परसेंटेज के लिए सॉल्यूशन को कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 135 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है? 35 ग्राम है ऑफ सॉल्यूट। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना हो जाएगा? क्या यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल पाओगे? यूनिटरी मेथड कैसे लगता है, यही तो हो जाता है 35/। समझ में आ गई बात? नहीं आई? बोलो दीदी समझ में आ गई है? तो बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मौजूद होगा?
100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 से कंपैरिजन कर रहा है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 35/135 इंटू 100 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? ठीक, ये हो गया। तो बस यही क्या बन गया, परसेंटेज बन गया इसका, यही परसेंटेज बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब इसे सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, तो 25.9%, यानी लगभग 26%, ये तैयार हो गया। ठीक है, ये चीज आपकी यहां पर बन गई है। तो अब देखो इसी को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। देखो एक प्यारा सा छोटा सा मोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बन गया। कंसंट्रेशन का ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, क्या पहले होता है, अरे उसमें 100 नहीं लगाया ना, बस मैंने, ये तो मैंने स्टेटमेंट समझाया आपको। मैंने ये कहा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, रेशियो होता है। अब हर बार परसेंटेज थोड़ी ना काम करोगे, ये सारे कंसंट्रेशन के लिए ये रेशियो दिया है मैंने। ठीक है, अब परसेंटेज में 100 से कंपैरिजन कर लोगे। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक, अब दूसरा हम उठाते हैं। दूसरा हमारा कौन है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसे हम क्या लिखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका भी क्या मतलब हो जाएगा, वही हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, किसमें, ग्राम में, एमएल में, इन ग्राम, प्रेजेंट इन कितना, अरे परसेंटेज में सॉल्यूशन कितना लेते हो, हाँ, इन 100, नीचे क्या लिखा है, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैं इतने आराम से इसीलिए करा रहा हूं ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में उतर जाए। मैं चाहूं तो फॉर्मूला देकर इसे निपटा दूं, दिमाग में अच्छे से उतार लो। वेट बाय वॉल्यूम लिखा है, नीचे वॉल्यूम है, नीचे सॉल्यूशन होता है, परसेंटेज है तो सॉल्यूशन हमेशा 100 होगा, और नीचे क्या मौजूद है उसके हिसाब से आप इसकी यूनिट लिखोगे 100 के साथ की। और ऊपर जो मौजूद है, ऊपर डब्ल्यू मौजूद है तो इसे ग्राम में लिखोगे, ऊपर वी मौजूद है तो इसे एमएल में लिखोगे। समझ में आ गई बात? ठीक, अब जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया, मैंने कहा कि 30% बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, ओपन करके बताइए जल्दी से। बताओ बिटिया, 30 ग्राम ऑफ NaCl, पूरा बोला करो स्टेटमेंट बेटा, ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन, चांटा मारेंगे खींचकर, उल्टा उल्टा बोल रहे हो। हाँ आप बोलो, हाँ, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड बेटा, देखो ये एक बार पढ़ भी चुके हैं तो भी ये हालत है इनकी। अब देखो आपकी समझ में तो आ रहा है कम से कम, है ना, यही चीज आराम से दिमाग में बैठना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस से ये हो जाता है, बड़े बड़ाई में भी 100 ग्राम कह रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये कहा बेटा ये बनाओ, पलक इसे बनाना है, कैसे बनाएंगे, मैंने पानी दे दिया, NaCl दे दिया, और मैंने कहा इसे बनाओ, कैसे बनाएंगे, हाँ बोलो बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला लिखकर वेसल में डाल दोगे बन जाएगा। अरे बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ ना, किसमें कितना क्या मिलाओगे,
एक बार बताओ बेटा, सिंपल सी मुझे एक बात बताना कि अगर मान लो मुझे 4 आदमी की चाय बनानी है, क्या बनानी है? 4 आदमी की चाय बनानी है। रेशियो मैंने बताया था, एक चाय के लिए क्या लगता है? 2 कप दूध और 1 चम्मच शक्कर। 4 आदमी की बनानी है, कैसे बनाओगे? कैसे कैसे बनाओगे? बस वहां किचन में जाओगे, कह दोगे इंटू 4, अपने आप हो जाएगा। कैसे बनाओगे? चाय कैसे बनाओगे तुम? तो मुझे चाय बताओ, चाय कैसे बनाओगे? 1 कप चाय के लिए 2 कप दूध लगता है, 1 चम्मच शक्कर लगती है। 4 कप चाय बनानी है, कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे? हाँ, 8 कप दूध में 4 चम्मच चीनी डाल दोगे। समझ में आ रही है? देखो ये आपने बताया ना, ऐसी स्पेसिफिक आपको ये बताना है इसे कैसे बनाओगे, कितना पानी लोगे, कितना नमक लोगे। 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे। अच्छा, सॉल्यूशन कितना लेना है हमें यहाँ पर, जरा गौर से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। कितना लेना है? 100 ml लेना है ना। और अगर हमें 100 ml सॉल्यूशन लेना है, तो मैंने कहा पानी कितना लोगे ये बताओ। आप 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्यूशन ये आपको बनाना है तो आपको क्या क्या मिलाना पड़ेगा? पानी और नमक। तो पानी कितना होगा इसमें? है कितना? 130? अरे बाप रे। हाँ, 100 ml। तो 100 ml तो सॉल्यूशन चाहिए ना। 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम NaCl डालोगे। 100 ml पानी में अगर तुम 30 ग्राम NaCl डालोगे तो उसका कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? तो कितना डालोगे? अच्छा, 70 ml पानी में अगर आपने 30 ग्राम NaCl डाला तो वो 30 ml बढ़ जाएगा। देखो दोनों की यूनिट्स क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों की यूनिट्स क्या हैं? और दो अलग यूनिट्स को जोड़ नहीं सकते। मैंने कहा 2 किलो में, 2 किलोग्राम में मैंने कहा 2 लीटर जोड़ दो, जुड़ जाएगा? 2 किलोग्राम में 2 लीटर जोड़ दो, जुड़ सकता है क्या? तो ऐसे ये ml और ये ग्राम है, आप इसे जोड़ नहीं सकते हो। तो फिर ये सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? तो ऐसे बनाते हो, देखो ये सॉल्यूशन बनने के लिए, कोई भी सॉल्यूशन बनना है, ये दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। आप तो इस बात को समझो, ये दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट कैसे सही होंगे? आपने लिया एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है? जिसमें मार्किंग होती है। आपने सबसे पहले 30 ग्राम क्या डाल दिया इसके अंदर? NaCl। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि नहीं? 30 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। फिर हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला और इसे घोला। इसे हमने घोला तो कैसे घोला कि जब तक आपका जितना वॉल्यूम भी बढ़ा सके उतना बढ़ा ले। और फिर उसके बाद में हम पानी डालते गए। कब तक डालते गए? जब तक कि ये कितना नहीं हो जाता, 100 ml नहीं हो जाता। ठीक है। इन 30 ग्राम ऑफ NaCl water is poured until it gets marked to 100 ml। अब देखो दोनों शर्तें पूरी हो गई कि नहीं हो गई? और ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो प्रैक्टिकली आप इस सॉल्यूशन को ऐसे बनाओगे। ठीक है। और अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा? तो डेंसिटी इक्वल्स टू, आप जानते हो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका आपको ये वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, क्या आप इसका मास नहीं निकाल पाओगे? ये मास किसका निकल कर आ जाएगा? और किस में? ग्राम में। अगर ये ml में है तो ये किस में निकल कर आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको मालूम चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन का मास कितना आपको दे रखा है?
जो भी मास यहां से निकला वो आपने यहां रख दिया, जो डी एंड वी के बराबर निकला, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर निकला। मास ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम है कितना है, 30 है, तो क्या आप इसे नहीं निकाल पाओगे? तो आपको मालूम चल जाएगा सॉल्वेंट कितना मिलाना है, अगर आपको डेंसिटी दे रखी है तो। ठीक है, क्लियर है? और इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, जो ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला इन तीनों के लिए लगेगा, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इन तीनों के लिए लगेगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला इन तीनों के लिए आपका लगना है बेटा। बस यहां अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट सॉल्यूट का किस में आ जाएगा, ग्राम में, और सॉल्यूशन का किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा, इनटू 100। ठीक है, अब तीसरा आते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें ये हो जाता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें लोगे, बताओ दीदी, इन ml, वेरी गुड। प्रेजेंट इन, जल्दी बोलो पलक, किसमें, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वेरी गुड, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो 100 ही रहेगा, और नीचे वी लिखा है तो 100 ml आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ गई। ठीक है, अब मैंने आपसे बोल दिया, मैंने बोला 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एल्कोहलिक एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन करो इसे, पलक ओपन करो इसे, वेरी गुड बेटा। 15 ml of alcohol is present in 100 ml of solution, वेरी गुड। बस अगर आपको ये ओपन करना आ गया ना, न्यूमेरिकल आपके 80% हो जाएंगे। बनाओगे कैसे से, अब इन दोनों की तो यूनिट एक सी है, तो आप क्या कर सकते हो, 100 में से 15 माइनस कर दो तो सॉल्वेंट निकल आएगा, कितना निकला 85। तो 85 ml क्या लोगे, पानी, उसमें 15 ml अल्कोहल बनाओगे और मिल जाएगा, मिला दोगे और वो बन जाएगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, अभी आपके लिए बात सही है, पर आगे जाकर नहीं रहेगी। 12th में एक सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, वहां आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। एल्कोहल और वाटर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 1 लीटर और 1 लीटर को मिलाते हो तो वो 2 लीटर नहीं होता है कभी, तो या तो 2 लीटर से कम होता है या 2 लीटर से ज्यादा होता है। वो किस बात पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव डेविएशन है कि पॉजिटिव डेविएशन है। ये 12th में आपको ये बात समझ में आएगी जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे। तो 1 और 1 लीटर 2 लीटर के बराबर नहीं होता है नॉन आइडियल में। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो 1 और 1 लीटर 2 लीटर होगा, और वाटर और अल्कोहल का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए 12th में जाकर ये चीज नहीं चलेगी कि 85 ml में आपने 15 ml मिला दिया। 12th में आप इसे कैसे बनाओगे, अभी 11th में आप कर सकते हो, 12th में कैसे बनाओगे इसे, तो आप ऐसे बनाओगे कि आपने यही ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया, 15 ml इसमें क्या डाला आपने, एल्कोहल डाला, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला, जितना एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होना है वो हो जाए। फिर पानी तब तक डालते हैं जब तक कि आपका ये 100 ml नहीं हो जाता सॉल्यूशन। तो अब देखो सॉल्यूशन पूरा 100 ml हो गया ना, है ना, और इसमें सॉल्यूट 15 ml प्रेजेंट है, 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहलिक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, और ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही सेम अमाउंट सेम चीजों को ऊपर नीचे रख रहे हो, इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही लगेगा आपका। तो ये तीनों आपके परसेंटेज यहाँ पर हो गए, ये तीनों परसेंटेज यहाँ पर हो गए। कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे समझे, इन्हें ओपन करना जरूर आना चाहिए बेटा। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये बताया कि ये सब क्या होता है, ये सिंपली एक रेशियो है। इसका मतलब क्या है, मैंने बोल दिया 15%, मैंने यही बोल दिया 15% ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन कितना है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml में कितना रहेगा, 15 रहेगा। ये इसने एक रेशियो बताया। अब जरूरी है कि हर बार हम 100 ml ही बनाए इसका, हम 1 लीटर बना लेता हूं तो उसमें 1000 ml होंगे, तो उसमें सॉल्यूट कितना रहेगा बताओ। देखो मैंने कहा 15%, मैंने कहा 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन का हमें कितना बनाना है, 1 लीटर बनाना है, 1 लीटर बनाना है, समझ रहे हो, हमें 1 लीटर बनाना है। तो अब बताओ इसमें हमें कितने अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी समझना, 15 ml, पलक 15 ml कितने में होता है, 100 ml में, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 होते हैं कि नहीं होते हैं, 1000 ml होते हैं ना। तो 100 ml में 15 ml की जरूरत पड़ती है, तो 200 में कितने की जरूरत पड़ गई, 30 की, यानी कुल मिलाकर 1000 ml। 1000 ml के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 10 बार करना पड़ेगा। तो 15 को 10 बार किया तो कितना आ गया, 150 ml, कितना आ गया, तो हमें 150 ml की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1000 में से 150 कम कर दो तो कितना आ गया, 850। 850 ml में 150 ml हम अल्कोहल मिलाएंगे। बाजार में जो वाइन वगैरह मिलती है उन पे परसेंटेज लिखे रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने कह दिया 15%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां वो 100 ml है, भाई वो 1 लीटर भी हो सकती है, 2 लीटर भी हो सकती है, 3 लीटर भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये परसेंटेज है, तो इसका मतलब 100 ml में इतना मौजूद है। ये नहीं आप उसका 100 ml ले रहे हो तो उसके अंदर 15% मौजूद है। ठीक है ना, तो आप जितना ज्यादा लोगे तो उतना ज्यादा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली ये एक रेशियो है, ये रेशियो ये बताता है ये इसमें इतना होना चाहिए, तो बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है। Recording in progress. तो ये हमारे परसेंटेज हो गए। तो मेन इसमें जो आपको याद रखना है बच्चों, याद इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, बीच में आप डिस्टिंग्विश रखिए, इसके बीच में आप अंतर करके रखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर इसके बीच का अगर आपको अंतर नहीं पता है तो आप यहाँ उलझोगे, और आपको ये करना आ गया तो कोई परेशानी नहीं। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर पीपीएम, किसे देखने जा रहे हैं, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब जानते हो बेटा, मिलियन कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख मतलब हो गया 10⁶। क्या हो गया, 10⁶। ये 10 लाख हो गया, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो हो जाएंगे। देखो बेटा ये भी परसेंटेज ही है, बस फर्क ये है कि परसेंटेज में हम कंपैरिजन 100 से करते हैं, इसमें कंपैरिजन 10 लाख से करेंगे। परसेंटेज में कंपैरिजन, ठीक है, 100 से करते हैं, और पीपीएम में कंपैरिजन हम 10 लाख से करेंगे। ऐसे ही एक पीपीबी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, एक पीपीटी होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, एक्चुअल में इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज किया जाता है जहां सॉल्यूट का अमाउंट ट्रेसेस में होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, वेयर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेयर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इन ट्रेसेस, जहां पर ये ट्रेसेस में होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। जैसे सी वाटर, सी वाटर में नमक होता है, समुद्र के पानी में नमक होता है, कितना, अगर आप 100 ग्राम पानी लोगे और उससे नमक निकालोगे तो इतना जरा सा निकलेगा कि आप परसेंटेज निकालोगे तो वो 0.00 में आएगा। तो वो इतना कम परसेंटेज आएगा कि आप क्या बोल दोगे, अरे नमक तो है ही नहीं इसमें, नमक नहीं है तो पी के दिखा दो उस पानी को, नहीं पी सकते। ठीक है, तो जब सॉल्यूट के अमाउंट ट्रेसेस में होते हैं तब हम पीपीएम का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, जैसे सी वाटर हो गया, तो और यूज हम करते हैं जैसे कि आपका पॉल्यूशन, एयर में सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं,
अगर ये पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन हो गया, और कम रहता है तो हम कहते हैं कम है। ठीक है। वाटर में भी हम पीपीएम निकालते हैं। किस में निकालते हैं? जैसे मिनरल वाटर हमारा जो आरओ रहता है, इसमें पीपीएम का अमाउंट हम लोग कम रखते हैं। 400-500 आ रहा हो तो हम आरओ लगवा लेते हैं कि हाँ भैया ये 100-150 के अंदर रखो इसे। ठीक है, टीडीएस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वहां तो सेडिमेंटेशन वो निकाला जाता है। खैर, और किसमें यूज करते हैं? जो पानी रहता है, एक्वेटिक लाइफ, वो भी तो ऑक्सीजन ले रही है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर नहीं जा रहे हैं वो लोग। मछली ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाती है हॉस्पिटल से, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन डिजोल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड भी डिजोल्व है, अदर गैसेस भी डिजोल्व है। तो वो कितनी डिजोल्व होती है उसे भी पीपीएम में नापा जाता है। बहुत कम अमाउंट रहता है। ठीक है, तो पीपीएम में हम इस बात को समझेंगे, जैसे हमने आपसे ये बोल दिया 25 ppm ऑफ NaCl aqueous सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया बेटा इसका? इसका मतलब हो गया 25 ग्राम। अब पीपीएम में भी W/W, W/V और V/V दे सकते हो। ठीक है, तो जब देखो कुछ भी मौजूद नहीं हो, इसमें भी याद रखिएगा, जब आपका कुछ भी नहीं दे रखा हो, सिर्फ परसेंटेज दे रखा हो, तो डिफॉल्ट में इसे मानना। दिस इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में किसे मानोगे? W/W को मानोगे, अगर कुछ नहीं दे रखा हो। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर हम देखें पीपीएम में, तो हम ये लिखेंगे 25 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन कितना? 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वाटर नहीं कर देना, सॉल्यूशन इतना मौजूद रहेगा। ठीक है, अब पीपीएम को क्या परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा। देखो बेटा, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मौजूद है? 25 ग्राम। कौन है? सॉल्यूट है। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? 25/10⁶। तो 100 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा? क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो 100 ग्राम होता है बेटा, 100 होता है परसेंटेज का मतलब। तो क्या हो जाएगा? 25 डिवाइड बाय 10⁶ इंटू 100। तो देखो, पीपीएम को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है? इंटू परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो परसेंटेज को ऊपर लिखो, नीचे 10⁶ करो, ऊपर 100 कर दो। ये बन गया आपका। ठीक है, और परसेंटेज को अगर आपको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इंटू पीपीएम करना है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए पीपीएम को ऊपर लिखना, नीचे 100 हो जाएगा, और यहाँ 10⁶ हो जाएगा। भाई पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो 10⁶ से मुकाबला करोगे आप, है ना, उसका कंपैरिजन करोगे। तो ये बन गया आपका। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, परसेंटेज को पीपीएम, पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। क्लियर है? पीपीएम की भी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक तरीके से परसेंटेज ही है, बस सॉल्यूशन के अमाउंट को ज्यादा लिए। ठीक है, लिख लीजिए। Recording in progress. ये करेक्शन कर लेना, ये पीपीएम आएगा यहाँ पर, यहाँ पीपीएम रहेगा, क्योंकि पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो परसेंटेज यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। तो पहले देखो बेटा, मोल हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझ लेंगे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, मैंने ये बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है जब कंपैरिजन किससे होता है? 100 से होता है। कंपैरिजन 100 से होता है तो हम उसे परसेंटेज बोलते हैं, और जब कंपैरिजन 1 से होता है तो हम उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। पहले हिसाब किताब चलता था, 25% के पार्टनर को वो ये कहते थे आप 25 पैसे के पार्टनर हो, 25 पैसे के पार्टनर हो। तो 25 पैसे मतलब अगर मैं 1 रुपए कमाऊंगा तो आपको 25 पैसे दूंगा, तो वो किसके बराबर हो गया? 100 रुपए के बराबर ही तो हो गया कि 100 रुपए कमाऊंगा तो 25 रुपए दूंगा। एक ही बात हो गई कि नहीं? तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो।
भाई 25 पैसे के पार्टनर हो। अब मैं कहूंगा 25 पैसे, तुम 100 रुपए कमाओगे मुझे 25 रुपए दोगे? नहीं भैया मैं 1 रुपए कमाऊंगा तो 25 दूंगा। नहीं मुझे तो 25% ही चाहिए। तो कहेगा ठीक है भैया 100 से मल्टीप्लाई कर लो उसका, तो अब मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो आपको 25 रुपए दूंगा। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 को मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दो। कंपैरिजन 1 और 100 से कर रहे हैं, एक ही बात है, वो फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जरा इस बात को और समझ ले। देखो फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, पहले तो फ्रैक्शन समझ लो, फ्रैक्शन को कैसे निकाला जाता है। सपोज करो ये हमारी पलक दीदी है, पलक दीदी ने 500 रुपए दिए, ठीक है। शिवम भैया है, इन्होंने 1000 रुपए दिए। और क्या नाम है आपका बेटा? शिफत। शिफत ने हमारे, ये भी ऐसे ही हो गया नाम, आपका नाम क्या है? मोहित। तो मोहित भाई ने हमारे 1500 रुपए दिए। कितने दिए? 1500 रुपए दिए। अब मैंने ये कहा कि यहाँ फ्रैक्शन निकालो पलक दीदी का, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? आता है निकालना? आता है या नहीं, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड। इनका जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को हम टोटल अमाउंट से डिवाइड करते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 3000 हुआ। क्या हुआ? 3000 हुआ। तो ये पलक दीदी का क्या निकल आया? फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन समझ रहे हैं? अच्छा, हमें शिवम भाई का फ्रैक्शन निकालना है, तो शिवम भाई के लिए हम क्या करेंगे? शिवम भाई का पैसा और क्या हो गया? टोटल मनी, टोटल मनी सबका जोड़ दिया, तो ये निकल आया। फ्रैक्शन की एक खासियत होती है, आप 3 अगर लोग हैं कंट्रीब्यूट करने वाले, तीनों के फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे परसेंटेज सबका ऐड कर दे तो 100 के बराबर ही होता है कि नहीं होता है? क्या 100 से ऊपर जाता है? कहने में होता है 101%, 1001%। भैया परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब वो अलग बात होती है कि हाँ भैया 200% कमा दिया, मतलब हमने डबल कर दिया। मतलब सबका अगर परसेंटेज जोड़ोगे तो 100 ही जाएगा। वैसे फ्रैक्शन सबका जोड़ोगे तो किसके बराबर जाएगा? तो जैसे फ्रैक्शन हमने पलक दीदी का जोड़ा है, फ्रैक्शन हमने शिवम भाई का जोड़ा है, फ्रैक्शन हमने मोहित भाई का जोड़ा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हमें मोहित भाई का फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 1500 को डिवाइड करते हैं हम किससे? 3000 से। या फिर हम क्या कर दें, यहाँ फ्रैक्शन हम पलक दीदी का और शिवम भैया का फ्रैक्शन को लेकर ऐड करें और 1 में से माइनस कर दें, तो अभी तो आपका ये निकल आएगा, क्योंकि तीनों का मिलाकर किसके बराबर हो रहा है? 1 के बराबर हो रहा है। तो क्या फ्रैक्शन समझ में आ गया? अब यही फ्रैक्शन मोल्स का निकालो। अगर आपको मोल्स मालूम है, मोल्स मालूम है, तो आप मोल का फ्रैक्शन निकालोगे तो वो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई हमें 3 गैसेस दे रखे हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो अब मोल्स की प्रॉब्लम 2 तरीके से यहाँ पर आती है, एक डायरेक्टली आपको मोल दिए जाते हैं और एक कभी कभी मोल नहीं दिए जाते। तो मोल नहीं दिया जा रहा तो मोल मोल भी आपको वहां पर निकालना पड़ेगा। और मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। देखो एक वर्ड आता है एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। बहुत अच्छे से याद रखना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का वेट, 1 मोल का वेट किसी भी सब्सटेंस का उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक तो ये बात याद रख लेना, दिमाग में अच्छे से डाल लो, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर वेट में बस ग्राम लगा देना। जैसे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। कितना होता है? तो अगर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 है तो इसका मतलब 98 ग्राम में 1 मोल होगा। 98 ग्राम में क्या होगा? बस ये आप समझ गए। आपने सुक्रोज लिया, C12H22O11 सुक्रोज है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम होता है। तो आपने कहा मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, उसमें आपने ग्राम लगा दिया, तो ये इसके 1 मोल का वेट हो जाएगा। आपने यूरिया लिया, CONH2 का होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, तो आपने कर दिया 60 ग्राम, तो ये इसके 1 मोल का वेट है। आपने NaCl ले लिया, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5 ग्राम, 58.5, इसमें ग्राम लगा दिया,
तो ये 1 मोल का वेट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 1 मोल का वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? तो 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कल ही बताया था इतने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में, इतने पार्टिकल होते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम तो इतने एटम। समझ में आ गई बात? और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एनए, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अच्छा, 1 मोल अगर कोई गैस लोगे, 1 मोल अगर कोई क्या लोगे? गैस लोगे, तो उसका एसटीपी पर, याद रखिएगा, एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर 1 मोल का। ठीक है, तो यहां से अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, इसे निकालने के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले? नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स मतलब हो गया आप कितने मोल हैं। जैसे मैं ये कहूं 20 रुपए की एक पेंसिल आती है, 100 रुपए में कितनी पेंसिल आई? कैसे निकाला? हमने 100 रुपए लिए, अब 20 रुपए को हम 20 रुपए नहीं मान रहे हैं, हम एक पेंसिल मान रहे हैं। तो हम ये देखेंगे ऐसे 20 रुपए के नोट इसमें कितने हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ऐसे 20 रुपए के नोट इसमें 5 हैं, 5 बन जाएंगे। बच्चों को अपन मैथ समझाएंगे तो ऐसे ही समझाएंगे ना, 5 बन जाएंगे ऐसे नोट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल ऐसे ही ये 5 क्या निकला? नंबर ऑफ पेंसिल्स निकली है। तो ऐसे ही अगर हमें कोई भी वेट दे रखा हो, उस वेट को अगर हम किससे डिवाइड करें? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें, तो मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो कितने मोल्स होंगे ये निकल आएगा कि नहीं? तो ये पहला फॉर्मूला बन गया किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है? एवोगैड्रो नंबर में 1 मोल होता है, हमें ये मालूम है। तो हम किससे डिवाइड कर दें? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देगा कितने मोल्स हैं। और अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है, तो कितने का एक एक मोल होता है? 22.4 लीटर का। तो हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दें किससे? 22.4 लीटर से। अगर एमएल में दे रखा है तो इसे भी एमएल में कन्वर्ट कर लेना, तो 22,400 ml हो जाएगा। ये लीटर में दे रखा है अगर, तो 22.4 लीटर। और अगर वॉल्यूम को किस में दे रखा है? एमएल में दे रखा है, तो 22,400 कर लेना। समझ में आ गया? तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इनमें सबसे मेन फॉर्मूला यही यूज होता है आपका। इसमें सबसे मेन फॉर्मूला यही यूज होता है आपका। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। तो चलिए कुछ एक न्यूमेरिकल अपन इसके देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर। लिखिएगा, सबसे पहले कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? C2H5OH एंड वाटर H2O in a solution containing 46 gram of ethanol and 180 gram of water. चलिए जल्दी से करके दिखाइए।
Recording in progress. मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का। सबसे पहले आपको क्या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं? नहीं दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है? इनका वेट दे रखा है इथेनॉल का। और आपको वाटर का क्या दे रखा है? वेट दे रखा है। और जब वेट दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ थोड़ी दिए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो सबसे पहले इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैसे निकालोगे? इसका वेट कितना दिया है? 46। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा? कार्बन कितने दिए? 2। एक कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? 12। 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6 हैं। हर एक हाइड्रोजन का एक होता है, आपने ये ऐड कर दिया 6। ऑक्सीजन कितना है? 16 होता है और एक ही है, तो 16 ये जोड़ दिया। 6 4 10 और 6 16। 2 और 1 3 और 1 4। 46 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? 46। ठीक है, तो आपने 46 से डिवाइड कर दिया इससे। ठीक, समझ में आई है बात? अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके निकालना है? H2O के निकालना है, वाटर के। तो वाटर का वेट कितना दे रखा है? 180। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। कितना होता है? अब नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ गए? 10। और इसका कितना आ गया? 1। अब मोल फ्रैक्शन आपको किसका निकालना है? इथेनॉल का। तो इथेनॉल के मोल्स ऊपर रखोगे और नीचे टोटल मोल्स को रख दोगे कि नहीं? टोटल मोल्स कितने हो गए? 11। और तुम्हें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? वाटर का निकालना है। तो वाटर का निकालने के लिए क्या करोगे? इसके कितने हो गए? 10। और कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 11 हो गया। तो कैसे कर लोगे? करिए सॉल्व। तो इसका कितना आ रहा है? 0.090। यानी राउंड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.01। और इसका कितना निकल कर आ जाएगा? 10 को डिवाइड किया आपने कितने से? 11 से। तो ये कितना आ रहा है? 0.9। 0.9। तो देखो टोटल मिलाकर 1 हो गया कि नहीं हो गया? और 1 के बराबर ही होना चाहिए। वैसे भी 0.1 को 1 में से माइनस कर दो तो 0.9 बचा। तो यही आ जाएगा आपका। क्लियर है बेटा? आगे समझ में नहीं आया? एक और दें? हाँ, चलिए दूसरा लिखिएगा। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन in a mixture containing 14 gram of nitrogen and 32 gram of oxygen. चलिए करिए से। Recording in progress. देखो, find out the mole fraction of nitrogen in a mixture containing 14 gram of nitrogen and 32 gram of oxygen. वो कह रहा मोल फ्रैक्शन पता लगाओ। अब नाइट्रोजन का यहाँ पर अगर हम लोग वेट देखें, क्या देखें? नाइट्रोजन का। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो ये 14। और नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? N2 होगा नाइट्रोजन। गैसियस फॉर्म में क्या होगा? N2। और कितना हो गया? 28। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकले? नाइट्रोजन के। नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके निकालना है? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। और 2 ऑक्सीजन है इसमें, ये भी O2 फॉर्म में है। तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट? 16 2 32।
कितना मोल आया 1, ये कितना मोल आया हाफ। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। तो हाफ मतलब 0.5 और ये कितना हो गया 1.5। टोटल मोल्स कितने हो गए 1 प्लस 0.5, तो कितना हो गया 1.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, 5 से कितनी बार जा रहा 1/3, और 1/3 का मतलब कितना हो गया 0.33। हो गया कि नहीं हो गया भाई, पॉइंट लगा दिया 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर आपका तो 0.33, ये आपका आंसर आया। समझ में आ गई बात। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो एक और दें बेटा। काफी अब लगा सकते हो घर से, है ना। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो काफी है आज के लिए, क्यों और पढ़ना है, बहुत है। चलो ठीक।